कोसी और कमला नदी की गोद में बसा झंझारपुर संसदीय क्षेत्र बिहार के मधुबनी जिले का प्रमुख हिस्सा है। दरभंगा प्रमंडल में आने वाला मधुबनी विश्वविख्यात मिथिला संस्कृति का केंद्र है। वही मिथिला संस्कृति जिसके ज्ञान और विधा का अक्षुण्ण सांस्कृतिक इतिहास है। मैथिली तथा हिंदी यहाँ की प्रमुख भाषा है। दुनिया भर में मशहूर मिथिला पेंटिंग और मखाना की अच्छी पैदावार के चलते मधुबनी जिले के झंझारपुर संसदीय क्षेत्र की विश्व भर में खास पहचान है। 1972 में दरभंगा जिले के विभाजन के बाद मधुबनी जिला अस्तित्व में आया। मधुबनी चित्रकला मिथिलांचल क्षेत्र मधुबनी, दरभंगा और नेपाल के कुछ क्षेत्रों की प्रमुख चित्रकला है। प्रारंभ में रंगोली के रूप में रहने के बाद ये कला धीरे धीरे आधुनिक रूप में कपड़ों, दीवारों और कागज पर उतर आई है। मिथिला की महिलाओं की ओर से शुरू की गई इस घरेलू चित्रकला को पुरुषों ने भी अपना लिया है। हाल ही में मिथिला पेंटिंग के कलाकारों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मधुबनी और मिथिला पेंटिंग के सम्मान को और बढ़ाए जाने को लेकर मधुबनी रेलवे स्टेशन की दीवारों को मिथिला पेंटिंग की कलाकृतियों से सराबोर कर दिया। झंझारपुर संसदीय क्षेत्र के ही राजनगर विधानसभा में मौजूद है मिथिला की ऐतिहासिक धरोहर राज कैंपस। ये कैंपस इनक्रेडिबल इंडिया यानी अतुल्य भारत का एक बेहतरीन उदाहरण है। यहाँ के महल और मंदिर स्थापत्य कला की अद्भुत मिसाल पेश करते हैं। दीवारों पर की गई नक्काशी, कलाकारी और कलाकृति को देखकर आप दंग रह जाएंगे। यहाँ के भव्य मंदिर और महल पर्यटकों को अपनी ओर खींच लेते हैं। 1971 में परिसीमन के बाद झंझारपुर लोकसभा सीट अस्तित्व में आई और इसी इलाके से जगन्नाथ मिश्रा जीतकर संसद और बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर विराजमान हुए और 2014 में यहां से सांसद बने बीजेपी के वीरेंद्र कुमार चौधरी। देवेंद्र प्रसाद यादव भी इस इलाके से 5 बार चुनकर संसद गए और केंद्र में मंत्री भी बने। अपनी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान समेत अनेक बड़े नेताओं के प्रतिनिधित्व के बावजूद बेरोजगारी, पलायन और पिछड़ापन आज भी झंझारपुर के पर्याय हैं। नेपाल की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे झंझारपुर संसदीय क्षेत्र के तहत 6 विधानसभा सीटें आती हैं। आपके सांसद की इस कड़ी में हम चलते हैं झंझारपुर लोकसभा सीट और जानते हैं क्या है सांसद महोदय की इस क्षेत्र को लेकर कार्य योजना और जनता की क्या है उम्मीदें। ग्राम पंचायत के मुखिया पद से संसदीय लोकतंत्र की सर्वोच्च संस्था लोकसभा पहुंचने वाले रामप्रीत मंडल झंझारपुर संसदीय सीट से सांसद हैं। सांसद महोदय का जन्म 1 जनवरी 1956 को मधुबनी जिले के दुर्गीपट्टी गांव में हुआ था। किसान परिवार से आने वाले रामप्रीत मंडल ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत पंचायत स्तर से की और साल 2006 में आप अपनी गृह पंचायत के मुखिया चुने गए। समाज के पिछड़े वर्ग से ताल्लुक रखने वाले रामप्रीत मंडल जीवन में कड़े संघर्ष के जरिए यहाँ तक पहुँचे हैं। झंझारपुर संसदीय सीट पर बात करने के लिए मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं झंझारपुर के सांसद रामप्रीत मंडल जी। आप पहली बार झंझारपुर से जीत के आए हैं और इससे पहले आप पंचायत स्तर पर भी मुखिया का प्रभार संभाल चुके हैं। आप लोकतंत्र के सबसे निचले पायदान से लोकसभा तक पहुंचे हैं। कैसे यह राजनीतिक सफ़र आपने तय किया? मैं बता दूं कि मैं 1971 से मैं अपने घर से भाग करके असम नॉर्थ ईस्ट की तरफ चला गया और गुवाहाटी और असम में मैं अपना जीवन यापन शुरू किया 71 में। उसके बाद धीरे धीरे टर्निंग पॉइंट आया, मैं मणिपुर चला गया जी। मैं हिंदुस्तान लीवर में काम करता था और वहाँ फिर बिजनेस वेबसाइट 1982 से अपना शुरू किए। शुरू करने के बाद धीरे धीरे मेरा रुचि जो है पब्लिक सेवा, मतलब जनता को सेवा करने की भावना हम में जगी। तो मैंने देखा मणिपुर में मोटिया बंधु जो होते हैं रोजगार करने वाले लेबर क्लास के लोग, वो बिहारी लोग ज़्यादा वहाँ होते थे, असम में, नागालैंड में, मणिपुर में। वो लोग को हमने वहाँ देखा कि किसी की मृत्यु अगर किसी अचानक हो जाती थी तो लोग ठेला पर उनका लाश रखा जाता था। ठेले गाड़ी जो चलाते थे, धर्मशाला नहीं था उन लोगों के लिए।
क्रिमिनेशन सेंटर नहीं था उन लोगों के लिए। जी। तो मैंने 87 से पब्लिक फील्ड में आकर के सेवा के भावना सेवा करने लगा। मेरी मुलाकात 95 में हुई आदरणीय उस टाइम के जो जॉर्ज साहब थे, श्रद्धेय जॉर्ज साहब के साथ मेरा माने जान पहचान हुआ, उनके हम संपर्क में गए जी। और उनके आदर्श पर चलने का मैं कोशिश किया। फिर उसके बाद मैं मणिपुर में एक हिंदुस्तानी समाज बनाया जो अभी भी है, उसका ट्रस्ट का मैं चेयरमैन हूँ। बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश हिंदी भाषा भाषी का मैं एक संस्था बनाए हम, और वो संस्था बनाने के बाद एक मंदिर बनाए। जी। फिर हम जो ये होता है संस्थान में जहाँ लोगों को ये किया जाता है, शमशान घाट में जलाया जाता है, क्रिमिनेशन किया जाता है, वहाँ भी मैंने अनुदान दे करके चंदा करके जी। और धीरे धीरे वहाँ के लोगों से हमने सीखा कि वहाँ के लोग, नॉर्थ ईस्ट के लोग सेवा की भावना से एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। मैं भी सोचा क्यों ना मैं भी जा कर के अपने क्षेत्र में गरीबों के लिए, वंचितों के लिए क्यों ना अपने क्षेत्र में जाकर भी काम करूं। तो आकर के 2006 में मैं यहाँ एक मुखिया में खड़ा हुआ और मुखिया बन गया। मुखिया बनने के बाद आदर्श पंचायत बनाया। आदर्श पंचायत बनाने के बाद बहुत तरक्की किए। उसके बाद हम फिर प्रमुख में खड़े हुए, क्योंकि हमारे जो मुखिया वाला क्षेत्र हो गया था अनुसूचित जाति का। जी। तो प्रमुख में होकर के खड़े हुए समिति से, पंचायत समिति। अब पंचायत समिति के बाद मैं प्रमुख बना और 2 बार प्रमुख रहा। विश्वास जो लग जाता, विश्वास मत हासिल किया दोबारा। और प्रमुख के समय में ही आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को एक अति पिछड़ा मतलब कि उनको कैंडिडेट चाहिए था, वहाँ से फ़ोन आया। आदरणीय मुख्यमंत्री जी मेरा इंटरव्यू लिए और मुझे टिकट दिए और 3,23,911 वोट से मैं जीत हासिल की। साल 2019 में झंझारपुर से रामप्रीत मंडल 17वीं लोकसभा के लिए पहली बार सांसद चुने गए थे। इन्हें 6 लाख से ज्यादा मत प्राप्त हुए थे और इन्होंने अपने निकटतम प्रत्याशी राष्ट्रीय जनता दल के गुलाब यादव को 3,22,000 से ज्यादा मतों से हराया था। रामप्रीत मंडल को कुल मतों का 57% प्राप्त हुआ था। हम रामप्रीत मंडल जे लोकसभा सदस्य निर्वाचित भेलहुँ अछि, सत्यनिष्ठासँ प्रतिज्ञा करैत छी जे हम विधि द्वारा स्थापित भारतक संविधानक प्रति एकांत श्रद्धा व निष्ठा राखब। मधुबनी जिले के अंतर्गत झंझारपुर लोकसभा सीट साल 1971 में अस्तित्व में आई। इस क्षेत्र की सीमाएं बिहार के कई जिलों के साथ साथ पड़ोसी देश नेपाल के साथ भी मिलती है। यहाँ की अधिकांश आबादी ग्रामीण क्षेत्र में रहती है और जीविकोपार्जन के लिए कृषि पर निर्भर है। झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र में 6 विधानसभा की सीटें आती हैं। झंझारपुर, खजौली, बाबूबरही, राजनगर, फूलपरास और लौकहा। संसदीय क्षेत्र में विकास के लिए सांसदों के पास एक निधि होती है जिसे सांसद निधि बोला जाता है, या आम बोलचाल की भाषा में एमपी लेट्स फंड के नाम से भी आप उसे जानते हैं। कोविड काल में 2 साल के लिए उसे निलंबित किया गया था, अब उसे दोबारा शुरू कर दिया गया है। आपने अपने संसदीय क्षेत्र में एमपी लेट्स फंड से क्या कुछ विकास कार्य किए हैं जिनका अनुमोदन आपने किया है? देखिए 2019 में जो मुझे फंड मिला, उस सबसे पहले मैं 1000 सोलर लाइट भारत सरकार का ही ये था, प्रपोजल था लगाने के लिए, वो लगाए। उसके बाद अभी तक मैंने 119 योजनाएं बनाया हो, कुछ अधूरा है, कुछ बन गया है, कुछ बन रहा है। और मात्र 5 करोड़ में 80 लाख रुपया पड़ा हुआ, जिसका भी मैं अनुमोदन कर दिया हूँ, लिख चुका हूँ। रामप्रीत मंडल राजनीति में लगातार सक्रिय रहे हैं और अपनी गृह पंचायत के मुखिया और प्रखंड प्रमुख रहे हैं। इस नाते अपने क्षेत्र और उसकी समस्याओं से सांसद महोदय भली भांति परिचित हैं। संसद टीवी के साथ इन्होंने यहाँ की समस्याओं और इसके निपटान के लिए इनकी ओर से उठाए जा रहे कदमों के बारे में हमें बताया। बिहार के जिस झंझारपुर संसदीय सीट से आप सांसद हैं, वहाँ अगर हम देखें तो काफ़ी समस्याएं हैं। एक काफ़ी पिछड़ा हुआ इलाका है, बाढ़ग्रस्त इलाका है, रोज़गार की समस्या है, पलायन ज़्यादा हो रहा है। पूरे भारत में यहाँ से लोग लेबर का काम करने के लिए जाते हैं। किस तरह से इन समस्याओं को दूर करने के लिए आप प्रयास कर रहे हैं? देखिए, हमारा जो झंझारपुर क्षेत्र का जो भौगोलिक जो परिसीमन है, जोग्राफिकल जो उसका रहन सहन है, उस पूर्वी भाग में बाढ़ का क्षेत्र है, नदियों से घिरा हुआ क्षेत्र है। पश्चिमी भाग अगर हम बासोपट्टी तरफ चले जाते हैं तो वहाँ सूखा क्षेत्र ज़्यादा रहता है। फिर चले आए इस क्षेत्र में झंझारपुर को जो दक्षिणी भाग है, अंधराठाड़ी, राजनगर, खजौली,
बहुत सारे 14 प्रखंड है। तो इस तरह से कि हम काम करने का प्रयास कर रहे हैं। आपने क्या संसद में झंझारपुर के लोगों के रोजगार के लिए आपने कोई आवाज़ उठाई? जी, शुरू में जब मैं गया था उस टाइम में ही मैंने यहाँ पहले 4 चीनी मिलें थी जी। दरभंगा मधुबनी जब एक ही साथ में था, तो इस जगह में 4 चीनी मिलें थी। लोगों को यहाँ जो रोज़गार मिलता था, जूट मिलें भी थी जी। और ये सारी चीज़ें बंद है। इन आदरणीय प्रधानमंत्री जी से भी ये बात उठा चुका हूँ। रोज़गार के लिए बहुत संभावना है और हम प्रयास कर रहे हैं कि हमारे झंझारपुर कैसे डेवलप हो। जैसे कि मखाना के खेती के लिए, मिथिला प्रिंटिंग के लिए आप देखे होंगे कुछ दिन पहले ही हुआ है। और जो हमारा MSME है प्रोजेक्ट जो भारत सरकार का है, KVIC है, स्फूर्ति योजना है। सारे योजनाओं में जब हमारी बैठकें होती है सरकार के महकमे के साथ, अफसरों के साथ, तो मैं कोशिश करता हूँ, बात को हमेशा उठाता हूँ कि झंझारपुर कैसे डेवलप हो। रेल संपर्क झंझारपुर में हमेशा से बड़ा मुद्दा रहा है। साल 1934 में आए विनाशकारी भूकंप में कोसी नदी पर बना रेल पुल बह गया था और मीटर गेज पर ट्रेनों का परिचालन बंद हो गया था। इसके बाद कोसी और मिथिलांचल के बीच रेल नेटवर्किंग क्षेत्र में संपर्क टूट गया था। साल 2002 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 4 महत्वाकांक्षी रेल परियोजनाओं की घोषणा की थी। इनमें कोसी महासेतु रेल पुल भी शामिल था। साल 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोसी महासेतु रेल पुल पर युद्ध स्तर पर कार्य का निर्देश दिया था। अब करीब 88 बरस बाद एक बार फिर से कोसी और मिथिला रेल नेटवर्किंग से जुड़ गया है। हमने घोघरडीहा रेलवे स्टेशन पर जाकर वर्तमान परिस्थिति के बारे में जाना। रामप्रीत जी, जिस तरह से हमने देखा था जो भूकंप आया था उसके बाद सबसे ज़्यादा अगर हम नुकसान की बात करें तो इसी क्षेत्र को हुआ था और कहीं ना कहीं कोसी और मिथिला का जो ये हिस्सा है, इन दोनों के बीच में चाहे रेल संपर्क हो, जल संपर्क हो या फिर सड़क संपर्क हो, सब टूट चुका था। अब इस ओर काम हुआ है, तो आपने किस तरह के प्रयास किए थे और आगे क्या आपकी योजना है? इस क्षेत्र को 8 सालों से पहले यहाँ जुड़ाव था निर्मली तक, और निर्मली के आगे जो है 1934 से हम लोग को मिथिला और कोसी का जो भाग है, पूर्वी भाग हमारे मिथिलांचल का, वो कटा सा था। बेटी रोटी का संबंध हम लोगों को नाव से जाना पड़ता था और बेटी रोटी का संबंध है, हम लोग सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। 1934 के बाद आवागमन बंद था, चाहे सड़क मार्ग से हो चाहे रेलवे मार्ग से हो, और ये सारे हमारे, इसका क्रेडिट हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, रेल मंत्री जी और हमारे मुख्यमंत्री जी जो आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं, इन्होंने 2003 में, जहाँ तक मुझे मालूम है, कि श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी उस टाइम के जो प्रधानमंत्री जी थे, वो आए थे, शिलान्यास किए थे। साथ साथ हमारे जो आज के आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, वो उस टाइम के रेल मंत्री थे। उन लोगों के द्वारा शिलान्यास किया गया था और बहुत दिनों के बीच में कुछ कोरोना के कारण भी देरी होने का कारण है, और सारे लोग जो हैं वंचित थे, माने कहीं यात्रा करने से वंचित थे, रोजगार से वंचित थे, अपने कारोबार से वंचित थे। अब जो ये हाल फिलहाल जो इसका उद्घाटन हुआ है, तो उस लोगों को एक दूसरे से बहुत जुड़ाव, रेल और मेल दोनों का संगम हुआ है। जी, आपने कहा रेल और मेल दोनों का संगम हुआ है और कहीं ना कहीं जो हजारों लाखों लोग हैं यहाँ के आपके संसदीय क्षेत्र के, उनको लाभ मिल रहा है। क्या इसका फ़ायदा जो है वो यहाँ के व्यापारियों को या काम धंधा जो करते हैं, रोजगार व्यापार जो कर रहे हैं, उनको लाभ होगा इस तरह के जो रेल संपर्क जुड़ा है? नहीं, बहुत बड़ा लाभ होगा। मैं आपको बताऊं कि पहले लोग यहाँ से प्लान करते थे, बस से जाते थे पंजाब हरियाणा कमाने के लिए, दिल्ली जाते थे। अभी रेल का जो अगर ये हमारा हो गया है, आवागमन हो गया, रेल का सुविधा हो गया है, तो लोग क्या करेंगे, व्यापार भी करेंगे। कोसी से जो कटा हुआ हमारा जुड़ाव जो नहीं था, लोग अपने पूर्वी भाग जाएंगे, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट जाएंगे। आसाम जाने के लिए, नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश जाने के लिए लोगों से यहाँ से 350 किलोमीटर बरौनी होकर के जाना पड़ता था। फिर हम लोग यहाँ से जाते थे कटिहार होते हुए, तो बहुत लंबा सफ़र, कम से कम 24 घंटे का सफ़र होता था। वो सफ़र भी कम हुई है। यहाँ से पूर्वी छोर में भी लोग जाएंगे अपने कमाने के लिए, बिजनेस करने के लिए, व्यापार करने के लिए। यहाँ से जो मक्का का खेती होती है, यहाँ जो धान का सब्जी हम लोग का बहुत अच्छा होता है, मछली पालन भी होता है, सब हम लोग पूर्वी भाग में भी बेचने के लिए जाएंगे, व्यापार करने के लिए जाएंगे।
उधर से जो केला आता है पूर्णिया साइड से, पूर्णिया सहरसा साइड से आलू का खेती होता है ज़्यादा, वो आता है, तो वो सब हमारा फ़ायदा होगा हमारे यहाँ घोघडिया वासियों को, साथ साथ सारे झंझारपुर वासियों को। सांसद रामप्रीत मंडल ने लोकसभा में कई बार अपने संसदीय क्षेत्र में इस रेल लाइन को जोड़े जाने की मांग को उठाया था। महोदय, सुरसंड से सीतामढ़ी होते हुए निर्मली की ओर जाने वाली रेल लाइन की मंजूरी 2008 में हो गई थी, लेकिन महोदय अभी तक उस पर कोई काम नहीं हुआ। तो मैं माननीय मंत्री जी का उसके ऊपर ध्यान देने का आग्रह करना चाहता हूं। हमने ग्राउंड जीरो पर जाकर सांसद महोदय के साथ रेल संपर्क से आए परिवर्तन को जाना। 1934 के भूकंप के बाद जो मिथिलांचल और सीमांचल का जो विभाजन हुआ, वो जो है जुड़ते जुड़ते 88 वर्ष लगे हैं, लेकिन इधर जो रेल सेवा बहाल थी। लेकिन इधर से जब से अमान परिवर्तन के कार्य के लिए जो उसको रोका गया, मेरे विचार से 2016 के बाद जो है झंझारपुर से और निर्मली तक का मेगा ब्लॉक लिया गया। इसके निर्माण को पूर्ण करने में 6 साल लग गए, ये बहुत विलम्ब हुआ है। बहुत फायदा हुआ है यात्री का, एकदम यात्री का चलने उलने का टिकट किराया भी कम हो गया। दरभंगा का 20 रुपया है, सकरी का 10 रुपया। गरीब आदमी ट्रेन से सफ़र करेगा, आएगा अपना। आम जनता में बहुत अच्छा फायदा हुआ। जो 300-350 रुपया खर्च करके दरभंगा से लोग घोघडिया अप डाउन करते थे, अब 40 रुपया में 20 रुपया जाने का और 20 रुपया आने का, 40 रुपया में आपको घोघडिया पहुंच जाएंगे। और बीच बीच में जो गांव सब है, जिनको मेन रूट से बस से नहीं है कोई साधन, लेकिन ट्रेन से जो है गरीब गुरबा के गांव इसी बीच में पड़ता है, वो उनको बहुत फायदा हुआ है इस ट्रेन से। और हमारे माननीय सांसद महोदय इसमें बहुत अथक प्रयास किए, जो जल्दी चालू किए हैं। फायदा भेल, बढ़िया भेल। गाड़ी माने बस का किराया बेसी छला से कम अथी गाड़ी से जाए आब, ताहि से फायदा भेल। हाँ, 5 टका में जाए आबै छै से फायदा भेल। 60 रुपया 70 रुपया लगे छला गाड़ी के, से बचत भेल। झंझारपुर संसदीय क्षेत्र कमला और कोसी नदी की गोद में बसा है। नदी, पोखर और मखाना यहाँ की पहचान है, लेकिन यही पहचान बाढ़ के रूप में यहाँ के लोगों के लिए हर बरस संकट खड़ा करती है। इस क्षेत्र के लाखों लोगों को हर साल प्रलयकारी बाढ़ की वजह से विस्थापन करना पड़ता है। झंझारपुर संसदीय क्षेत्र जो है वो कहीं ना कहीं बाढ़ और जल जमाव की समस्या से भी दो चार होता है। अभी आप मेरे पीछे देख सकते हैं, जिस क्षेत्र में मैं खड़ा हूँ वहाँ पर पानी आप देख सकते हैं, एकड़ के एकड़ जगह पे ये पानी भरा हुआ है। लोग बता रहे थे यहाँ के स्थानीय लोग कि 12 महीने ऐसे ही पानी आ रहता है और खेतों को नुकसान होता है, किसानों को नुकसान होता है, लोगों के घरों में पानी घुस जाता है। ऐसा बताया जाता है कि बाला नदी का पानी इसमें घुस जाता है और यहाँ का जो स्थानीय संपर्क है वो भी लोगों का टूट रहा है। बगल में ही सुपौल जिले के निर्मली से यहाँ मात्र 1 या 1.5 किलोमीटर का ही रास्ता है, लेकिन इस जल जमाव और बाढ़ की वजह से वो यात्रा भी 5 से 10 किलोमीटर में बदल जाती है। जब से ये जल निकासी का समस्या हुआ है, हम लोग को जो है सो अब थोड़ा भी कुछ दिन के बाद जो थोड़ा बारिश होगा तो हम लोग को घर आंगन सब में जो है सो पानी घुस जाएगा। जबकि ये दोनों साइड जो है हज़ारों बीघा ज़मीन जो है सो उपजाऊ ज़मीन था। कुछ दिन यानी 10-15 साल पहले तक जो है सो उपजाऊ था, और जब से निकासी बंद हुआ है तब से जो है सो हम लोग को जो है सो पानी का बहुत समस्या हो गया है। देखिए, मधुबनी जिला बाढ़ के दंश से बहुत दिनों से झेल रहा है, जिसका अस्थायी समाधान आज तक नहीं निकला है। सबसे बड़ी विडंबना ये है कि बाढ़ के नाम पर हर साल करोड़ों अरबों रुपया सरकार की ओर से खर्च की जाती है, फिर भी इसका अस्थायी समाधान नहीं निकाला गया है। मंडल साहब, हमने यहाँ लोगों से बात की। लोग बाढ़ और जलजमाव से काफ़ी त्रस्त हैं, उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी जो है वो तबाह हो रही है, वो काफ़ी नाराज़ हैं आप लोगों से। आप किस तरह से इसका उपचार कर रहे हैं सांसद के तौर पे? देखिए, मैंने 3 साल पहले 2019 में जल शक्ति मंत्री माननीय मंत्री जी से ये मुद्दा उठाया था, और जैसा कि मुझे ग्रामीणों ने, हमारे जो जनता मालिक जो वोटर्स हैं, उन्होंने बताया कि यहाँ एक 0 माइल है बगल में, यहाँ से 4-5 किलोमीटर। तो पहले 8-10 साल पहले ये सब यहाँ जल जमाव नहीं होता था। जब से 0 माइल से पानी यहाँ आता है और बलान की बारिश में, तो यहाँ जो है स्टोरेज हो रहा है पानी, कम से कम 200 एकड़। 8 साल से मेरे ख्याल से किसान को कोई खेती से लाभ नहीं हो रहा है,
खेती करने से वंचित हो रहा है। और यहाँ जो देखते हैं दक्षिणी भाग में भी कम से कम 50 एकड़ ज़मीन 100 एकड़ ज़मीन जो है वो भी पानी से जल जमाव हो जाता है। तो आपके माध्यम से हम माननीय मंत्री जो हमारे जल शक्ति मंत्री हैं उनसे उठाया भी हूँ सवाल। उन्होंने कहा कि मैं देखूँगा। ये बहुत ज्वलंत मुद्दा हमारे क्षेत्र के लिए है। अब जब मैं इस क्षेत्र में आता हूँ तो कम से कम बूढ़े लोग तो कम से कम मान सम्मान देते हैं, नौजवान जो है बेरोजगार जो है वो लोग घेर लेते हैं और बहुत तरह की बातें कहते हैं। आप देख रहे हैं गिट्टी पत्थर की कमियां है ही नहीं, वो लोग उठाने में कोई आसानी हो जाता है। तो बहुत बार मैं अपने पर अटैक से भी बचा हूँ, ग्रामीणों ने बचाया है। तो आपके माध्यम से ये आग्रह करूँगा, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का विजन जो दुनिया के बारे में सोचते हैं, तो मैं उनसे आपके माध्यम से आग्रह करना चाहूँगा, प्रार्थना करना चाहूँगा कि आप कम से कम हमारे इस मिथिला के लिए, जो यहाँ देख रहे होंगे आप किसनी पट्टी आगे है और यहाँ एक घोघडिया स्टेशन है, यहाँ से घोघडिया से किसनी पट्टी की दूरी ओनली 1.5 किलोमीटर की है। लोगों को कम से कम 10 किलोमीटर घूम करके सुपौल जिला के बॉर्डर तक जाना पड़ता है। झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र में पर्यटन के लिहाज से काफी संभावनाएं हैं। इसका जीवंत उदाहरण है राजनगर का ये महल। ये दरभंगा महाराजा के द्वारा दरभंगा राज की प्रशासनिक राजधानी के रूप में काम करने के लिए बनाया गया था। ये परिसर 1500 एकड़ में फैला है। इसमें देवी देवताओं के 11 मंदिर और कई किले तथा महल शामिल हैं। 1934 के बिहार नेपाल भूकंप के दौरान इसे काफी नुकसान हुआ था और इसे कभी फिर नहीं बनाया गया। ये महल लगातार अतिक्रमण का शिकार भी हो रहा है। स्थानीय लोगों ने लंबे समय से मांग की है कि इसे एक पर्यटन स्थल में बदल दिया जाए। यह राज परिसर 1895 ईस्वी में महाराजा रामेश्वर सिंह के द्वारा यह निर्माण किया गया। यहाँ 11 मंदिरों का समूह है, जिसमें विश्व प्रसिद्ध जो मंदिर है देखने लायक है, काली माँ, दुर्गा माँ और कामाक्षा भगवती, अन्य और मंदिर हैं जो मार्बल से, वाइट मार्बल से बना हुआ है। रामेश्वर सिंह बहुत बड़े तांत्रिक थे और वो तंत्र विधान से इन मंदिरों का निर्माण किया। आज जिस परिसर में हम लोग हैं वह परिसर भी उनका हेड ऑफिस था, लेकिन वर्तमान परिस्थिति में जो अमूल्य निधि है, अमूल्य संपत्ति है, वह आज खंडहर होने में तब्दीली हो रहा है। अगर भारत सरकार इसको सुरक्षित नहीं करेगा तो एक बहुत बड़ा निधि, संपत्ति, एक बड़ा अमूल्य ऐतिहासिक धरोहर समाप्त हो जाएगा। ऐसा है कि आप देख रहे हैं हमारे चारों तरफ से 1885 का बनाया हुई ऐतिहासिक धरोहर है हमारे बिहार सरकार का। उस टाइम के जो दरभंगा महाराजा बनाए हुए हैं। जिस तरह से लोग गोवा आते हैं, चेन्नई आते हैं, बेंगलोर जाते हैं, उडुपी जाते हैं, कोलकाता जाते हैं, तो मैं यही आग्रह करूंगा भारत सरकार से कि जिस तरह से उड़ान योजना सक्सेस हुआ है दरभंगा, अभी दरभंगा उड़ान योजना से हमारे पूरे भारत में हम फर्स्ट किए हैं दरभंगा हमारा एयरपोर्ट। तो क्या होगा, उड़ान योजना जिस तरह से सक्सेस हुआ है, अगर आप इसको पर्यटन पर ख्याल करेंगे, ध्यान देंगे हमारे इस क्षेत्र को, तो यहाँ से बेरोजगार जो हैं नौजवानों को, किसी को टैक्सी की नौकरी मिल जाएगी, टैक्सी चलाने का सुविधा हो जाएगा, किसी को हॉस्पिटल जाने का सुविधा हो जाएगा। जो बाहर से लोग आएंगे टूरिस्ट, हमारे इस क्षेत्र को डॉलर में, विदेशी करेंसी में आमदनी होगा बिहार सरकार को। तो यहाँ क्या होगा, कल्चर का भी आदान प्रदान होगा। हमारा मिथिला का कल्चर दुनिया में माना जाता है, गिना जाता है। आप देखेंगे मिथिला पेंटिंग जिस तरह से जापान के लोग सीखने के लिए आते हैं, जर्मन के लोग सीखने के लिए आते हैं। झंझारपुर क्षेत्र में जनता कृषि पर निर्भर है और सांसद रामप्रीत मंडल इससे जुड़े मुद्दों को संसद में उठाते रहते हैं। महोदय, जैसा कि आप जानते हैं, उत्तरी बिहार में अभी 3 महीना पहले बहुत बाढ़ आया, खरीफ फसल नुकसान हो गया महोदय। क्षेत्र में शिक्षा एक बड़ा मुद्दा है। बेहतर और उच्च शिक्षा के लिए छात्रों को पलायन करना पड़ता है। झंझारपुर संसदीय क्षेत्र में एक भी केंद्रीय विद्यालय नहीं है, जिसको लेकर सांसद रामप्रीत मंडल सड़क से लेकर संसद तक आवाज उठा रहे हैं। केंद्रीय विद्यालय हम लोगों के पास नहीं है। बहुत बार मैंने सवाल को उठा चुका हूं महोदय आपके माध्यम से। और महोदय, वहां जो है बच्चे वहां के 100-150 किलोमीटर पढ़ने के लिए दरभंगा जिला जाते हैं महोदय। तो आपके माध्यम से आपसे अनुरोध होगा महोदय कि कम से कम शिक्षा मंत्री जी को
कि हम लोगों के क्षेत्र में कम से कम एक स्कूल हो जाए महोदय। केंद्रीय विद्यालय झंझारपुर संसदीय क्षेत्र में खुले, इसको लेकर कोई प्रयास आप कर रहे हैं? देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने उठाया। मैंने कम से कम 3 बार 0 आवर में उठा चुका हूँ, लिखित में भी। और सबसे पहले उत्तराखंड के मंत्री जी थे, उनसे मेरे निशंक साहब थे, निशंक जी थे, उनसे मिला। उसके बाद हमारे जो अभी धर्मेंद्र प्रधान जी है, 2 बार उनसे भी मिला हूँ। इन्होंने अपनी टीम भी भेजी। टीम ने यहाँ के जो डीएम होते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से भी, जिला पदाधिकारी से मुलाकात की। उन लोगों ने भी ज़मीन का सर्वेक्षण करवा रहे हैं और बहुत जल्द से जल्द उम्मीद है कि हमारे झंझारपुर क्षेत्र, राजनगर क्षेत्र में ही ज़मीन उपलब्ध हो जाएगा। मैं अभी ऑफिशियली नहीं कह सकता हूँ और प्रयास में हूँ, प्रयासरत हूँ कि केंद्रीय विद्यालय हमारे जिला में कम से कम एक होना चाहिए। कहा जाता है पग पग पोखर पान मखान, ये है मिथिला की पहचान। मधुबनी का झंझारपुर मखाना उत्पादन में पूरे देश में अग्रणी है और यहाँ इसके उद्योग के लिए असीम संभावनाएं हैं। मखाना उत्पादन में मिथिलांचल 80 से 85% पूरे भारत का उत्पादन करता है अकेले, और उसमें भी दरभंगा और मधुबनी जो है अग्रणी है। आपका संसदीय क्षेत्र जो है वो भी मखाना उत्पादन में आगे है, लेकिन इसे एक राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए कोई प्रयास किया जा रहा है? जी, प्रयास किया जा रहा है और ये मुद्दा मैंने माननीय प्रधानमंत्री के समक्ष 15 मार्च 2020 को रखा था। उसके 5 रोज़ के बाद ही हम लोग को कोरोना से ग्रसित हमारा देश हो गया। उन्होंने भी कहा कि मैं ऑर्गेनिक इसको फूड बना रहा हूँ, पूरे भारत में, पूरे दुनिया में ऑर्गेनिक फूड से जाना जाएगा मखान। और वो खुद कहे कि मैं सुबह जब सो के उठता हूँ, ब्रश करने के बाद मेरी मखान और दूध का मैं सेवन करता हूँ। तो मुझे आशा है, जैसे कि उन्होंने बताया कि 10,000 करोड़ हम मखाना के अनुसंधान के लिए बजट में दे रहे हैं, 2020 में ही बताए थे और चल भी रहा, प्रयास भी चल रहा है। यहाँ रुद्रपुर है, वहाँ में छोटा सा अनुसंधान मखाना का खुला है। पहली बार सांसद के तौर पर लोकसभा पहुंचे रामप्रीत मंडल की सदन में भागीदारी काफी सराहनीय रही है। 17वीं लोकसभा के बीते 8 सत्रों में सांसद महोदय की उपस्थिति के आंकड़ों पर हम नजर डालें तो पहला सत्र 100%, दूसरा सत्र 85%, तीसरा सत्र 100%, चौथा सत्र 100%, पांचवा सत्र 79%, छठा सत्र 100%, सातवां सत्र 44% और 8वां सत्र 94%। सांसद रामप्रीत मंडल अपने गृह क्षेत्र में जनता के बीच उपस्थित रहकर उससे संवाद कर उसकी समस्याओं को जानने का प्रयास करते हैं और संसद सत्र के दौरान सदन के अंदर ऐसे तमाम मुद्दों को उठाते हैं और सरकार से अपने क्षेत्र के लिए योजनाएं और फंड जुटाते हैं।